ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। घड़ी में बज गए 7, समय हो गया मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों का विश्लेषण शुरू करें, उनसे चर्चा शुरू करें, उससे पहले आप देखिए आज मनी सेंट्रल में खास क्या है, कौन सी खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, फ्रॉड की शिकायतों का निपटारा करेगा आरबीआई का दक्ष पोर्टल। क्या है ये पोर्टल, कैसे काम करेगी ये व्यवस्था, इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय कंपनियों का विदेश में रिकॉर्ड निवेश, सेस पर क्या कहती है कैग की रिपोर्ट, क्या बजट में बढ़ेगी एनपीएस पर इनकम टैक्स की छूट, सरकारी कंपनियों में घट रही अच्छी नौकरियां, और आज की सबसे बड़ी खबर, खर्च कम क्यों कर रहे हैं भारतीय। यह सबसे बड़ी चिंता है इस समय। बजट से ठीक पहले की तिमाही में यह ट्रेंड सामने आया है कि लोग खर्च कम क्यों कर रहे हैं। कम क्यों कर रहे हैं यह पता करेंगे, इसके क्या मायने हैं, क्या इसके फलित हैं, ये सब अंशुमान जी से समझेंगे। शुरुआत आरबीआई के दक्ष से। वित्तीय लेन देन में होने वाले फ्रॉड की शिकायतों के लिए आरबीआई ने दक्ष नाम से नया पोर्टल बनाया है और 1 जनवरी से उसी दक्ष पोर्टल पर वित्तीय शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और वहीं से शिकायतों का निपटारा भी होगा। सोमवार को रिजर्व बैंक ने ये कहा कि उसके पास पुरानी शिकायतों का भी जो रिकॉर्ड है उसको वो दक्ष पोर्टल पर ट्रांसफर करेगी और वहीं से सारी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। सर, ये व्यवस्था कैसे काम करेगी और पहली बात, आरबीआई ये व्यवस्था लाया ही क्यों? शुभम, ये पोर्टल तो देखने के लिए है। रिजर्व बैंक अपने पूरे सुपरवाइजरी सिस्टम को बदल रहा है और ये महत्वपूर्ण बात है बैंकर्स के लिए, बैंकिंग सेवाओं का उपभोग करने वाले लोगों के लिए, चाहे वो आप मोबाइल फ़ोन के जरिए करते हो या वॉलेट के जरिए करते हो, क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हो। 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का बिल्कुल नया सिस्टम लेकर आ रहा है और वो सिस्टम काफ़ी बड़ा, रोबस्ट और कई सारे आयामों से जुड़ा हुआ है और ये उस सिस्टम का नाम दक्ष है, जिसके लिए एक पोर्टल, एक सिस्टम बनाया गया है। इसे ये हमारे सबके लिए, जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। रिजर्व बैंक ऐसा इसलिए कर रहा है कि पिछले 2 साल के अंदर भारत में ऑनलाइन फ्रॉड्स का आयाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और आकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और बैंक से लेकर कई सारी अलग अलग एजेंसियां जो बैंकिंग सेवाएं और बैंकिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रही हैं। ये जो नई व्यवस्था आई है, उसमें जो अभी तक जो व्यवस्था थी, उसमें अगर कोई भी फ्रॉड होता था और वो फ्रॉड रिपोर्ट किया जाता था बैंक को, किसी के क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग हो गई या किसी के क्रेडिट कार्ड का से गलत ढंग से पैसा निकाल लिया गया, इनकी सूचना बैंक के पास आती थी और बैंक एक रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत आरबीआई के एक सिस्टम में इन शिकायतों को अपलोड करते थे। अब ये सारी व्यवस्था काफ़ी कई सारे नए आयामों से जोड़ी जा रही है। जो आरबीआई ने अपना नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें सारे बैंक्स को माइग्रेट करना होगा, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि बैंकों और वित्तीय सेवाएं देने वाली एजेंसियां, जो इसमें मोबाइल वॉलेट और पीओएस सिस्टम कंपनियां भी शामिल हैं, उन्हें अपने सिस्टम के जरिए प्राप्त हुए मिली सूचना फ्रॉड की और किसी के जरिए मिली हुई सूचना जो फ्रॉड की है, उन दोनों पर ध्यान रखना होगा और उन दोनों को की सूचना आरबीआई को देनी होगी। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ इन्हें एक सेंट्रल पेमेंट्स फ्रॉड इंफॉर्मेशन अथॉरिटी है, CPFIR, जिसमें 7 दिन के अंदर फ्रॉड रिपोर्टिंग की सूचना दर्ज करानी होगी। यानी एक किस्म से ये फ्रॉड 2 जगह रजिस्टर होगा, एक आरबीआई के पोर्टल पर और दूसरा जो केंद्रीय भुगतान अपराध अथॉरिटी है उसके पास भी जाएगा। 2020 से ये अथॉरिटी काम कर रही है और जो पेमेंट फ्रॉड्स के मामले, जो कमर्शियल बैंक्स और नॉन बैंक कंपनियां जो आपको तरह तरह की सेवाएं देती, उनके भी जो फ्रॉड के इश्यूज आते हैं उनको सुलझाने के लिए बनाई गई है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि पूरा गैमट जितना भी वित्तीय व्यवस्थाओं का पेमेंट्स का सिस्टम है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या मोबाइल वॉलेट हो या यूपीआई हो, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो भी चीज़ें हैं वो सब एक साथ इस नए सुपरवाइजरी सिस्टम के तहत शामिल की गई हैं। इसके जरिए रिजर्व बैंक बैंकों से आने वाली शिकायतों पर नज़र रखेगा और इनके निस्तारण के लिए की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। विदेश में भारतीय कंपनियों की तरफ से होने वाले निवेश में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। नवंबर के दौरान भारतीय कंपनियों की तरफ से ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ODI में $3 अरब का निवेश हुआ है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में दूसरा सबसे बड़ा मासिक निवेश है।
इस साल अप्रैल से नवंबर तक भारतीय कंपनियों की तरफ से ओडीआई के तौर पर विदेशों में 14 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है। सर, इतना पैसा कहां निवेश हो रहा है भारत की कंपनियों की तरफ से? आमतौर पर हम भारत में आने वाले विदेशी निवेश की बात सुनते हैं, पर भारत से बाहर भी विदेशी निवेश होता है, जिसको आउट गोइंग एफडीआई या भारत से बाहर जाने वाला निवेश कहते हैं, और इसमें तेज बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अगर हम ताज़ा आंकड़ा देखें पहले 8 महीनों का, वित्त वर्ष 2023 के 8 महीनों का देखें, तो उस हिसाब से ये आंकड़ा करीब 40% कम है, क्योंकि पिछले साल से ज़्यादा पैसा गया था, लेकिन हाल के महीने में ये तेज़ी से बढ़ा है। और ये दो महत्वपूर्ण संकेत देता है। पहला संकेत तो ये कि अगर इस पूरे आंकड़े को ब्रेकअप हम करें, ओडीआई का, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आंकड़े को अगर हम तोड़कर भीतर से उतर कर देखें, तो इसमें सबसे ज़्यादा निवेश भारतीय कंपनियों ने विदेश में इक्विटी इन्वेस्टमेंट में किया है, यानी भारतीय कंपनियों ने या तो शेयरों में हिस्सेदारी ली या कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है। और दूसरी जो गारंटीज इशू की गई हैं लोन के बदले, जो गारंटी देनी पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज लेने के लिए, उसमें पैसा गया हुआ है। इसके अलावा अपनी सब्सिडीरीज को या दुनिया में काम करने वाली अपनी कंपनियों को, जो कंपनियां कर्ज देती हैं भारतीय कंपनियां, उनका भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर यह पैसा है ये ट्रांजेक्शंस बताते हैं कि भारतीय कंपनियों ने विदेश में भी निवेश पिछले 1 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शायद निवेश की संभावनाएं सीमित हैं इसको देखते हुए, लेकिन भारत से होने से बाहर होने वाले ओडीआई का संकेत ये बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण दुनिया के बाजारों से तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। सरकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी की वजह से उन्हें तैयार करने की लागत लगातार बढ़ रही है। सांख्यिकी मंत्रालय के प्रोजेक्ट डिवीजन की रिपोर्ट कहती है कि 1 दिसंबर तक 150 करोड़ रुपए या उससे ऊपर की लागत वाले 51% सरकारी प्रोजेक्ट पूरा होने की तय अवधि से लेट चल रहे हैं। 51% मतलब आधे प्रोजेक्ट लेट चल रहे हैं, और उन्हें तैयार करने की लागत पहले से तय लागत से 22% तक बढ़ चुकी है। बढ़ी हुई लागत लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए है। सर, अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती, अगर इसको अलग अलग मोर्चे से देखें तो? इस खबर को हमें थोड़ा ठहर कर गंभीरता से समझना चाहिए। इसमें जो प्रोजेक्ट शामिल हैं वो सारी बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई प्रमुख परियोजनाएं हैं। यह आंकड़ा हमें बताता है कि 4-4.5 लाख करोड़ रुपए की लागत इनकी बढ़ चुकी है। ये परिस्थिति तब है जब पिछले कई साल से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय प्रगति के जरिए और तमाम योजनाओं के जरिए तमाम व्यवस्थाओं के जरिए इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रख रहा है। पिछले साल में एक तर्क बार बार आया है कि कोविड के कारण परियोजनाएं लेट हुई हैं, लेकिन केवल कोविड ही एक वजह नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी वजहें दिखाई देती हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि सरकार की तरफ से अधिकांश निवेश का जो हिस्सा जिन क्षेत्रों में जाता है, जहां सरकार निवेश करती है और जहां से रोजगार और मांग आने की संभावना दिखाई देती, वो सारी परियोजनाएं इन देर हुई परियोजनाओं में शामिल हैं। 756 परियोजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में अपने समय से लेट चल रही हैं, और 215 ऐसी परियोजनाएं जो टाइम और लागत दोनों में लेट चल रही हैं। अब इसके भीतर उतरते हैं तो हमें दिखाई देता है, तो हमें आपको कोई समझ में आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी गहराने के या अगले 2 तिमाही में या उसके बाद अगली तिमाहियों में गिरावट के संकेत कहां से आ रहे हैं। ध्यान से देखें, अगर इस प्रोजेक्ट का, इस डिले का पूरा ढांचा, तो रोड्स, रेलवे और पेट्रोलियम, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां की परियोजनाएं सबसे ज़्यादा डिले हैं। रोड सेक्टर की स्थिति पिछले 1 साल में काफ़ी बिगड़ी है। पिछले 1 साल में सड़कें बनने की रफ्तार भी कम हुई है, सड़कें भी कम बनना शुरू हुई हैं, और जो परियोजनाएं पहले से लंबित थी वो भी फंसी हुई हैं। कई तरीके के कारण हैं सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे, इसमें कोविड भी एक बड़ी वजह थी, पर कोविड को निकले साल भर बीत चुका है। इसके अलावा एनएचएआई के पास फंड्स की समस्या है, सरकार के पास जो परियोजना है उन परियोजनाओं की मोनेटाइजेशन की समस्या है। दूसरा, रेलवे सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो यानी भारत के दोनों ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और रेलवेज में 2012-13 से जो परियोजनाएं, जो हम बात सुन रहे थे फ्रेट कॉरिडोर की या दिल्ली या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, सारी परियोजनाएं बहुत धीमी रफ्तार से कहीं ना कहीं फंसी हुई। पेट्रोलियम सेक्टर में परियोजनाओं की देरी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती। हम इस पर बात करते रहे, इकोनॉमिक में हमने विस्तार से बात भी की थी कि पेट्रोलियम कंपनियां जबरदस्त कैश पर बैठी हुई हैं, लेकिन वो निवेश नहीं कर रही हैं पेट्रोलियम की खोज में, और इसका असर हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को भारत में सरकारी निवेश में के पिछड़ने और परियोजनाओं के देरी होने को बजट के संदर्भ में देखें, तो आपको समझ में आएगा कि सीमेंट की, स्टील की मांग आखिर क्यों नहीं बढ़ रही। सरकार का अधिकांश कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहां से जाता और जहां से मांग लेकर आता, वो सारी परियोजनाएं पिछले 1 साल में पिछड़ चुकी हैं। और इस बार बजट में इन परियोजनाओं के लिए कितना आवंटन किया जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। क्या इन परियोजनाओं को फिर उतना ही पैसा मिलेगा जितना पिछले साल मिला था, या सरकार इनके खर्च में थोड़ी कटौती करेगी? सरकारी खर्च का लेखा जोखा करने वाली संस्था कैग ने केंद्र को उपकर यानी
सेस के तौर पर होने वाली कमाई को राज्यों के साथ बांटे जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र की तरफ से राज्यों को सेस से हुई कमाई का कम हिस्सा ट्रांसफर किया जा रहा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी हफ्ते संसद को बताया था कि केंद्र को सेस और सरचार्ज से जितनी कमाई होती है उसके मुकाबले खर्च ज्यादा किया जाता है। सर, सेस को लेकर सीएजी की रिपोर्ट क्या क्या बताती है? सीएजी की रिपोर्ट ने राज्य सरकारों को की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों को थोड़ी धार दी है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट दो महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही है। सरकार की तरफ से तो एक कहा गया कि जितना सेस लगाया जाता है उससे ज़्यादा खर्च हुआ, और खासतौर से उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण सेस की तरफ इशारा किया था वित्त मंत्री ने। लेकिन दो और अलग उपकर और सेस के मामले में सीएजी की रिपोर्ट ने बताया। एक तो यूनिवर्सल एक्सेस लेवी है, जिसका पैसा फंसा हुआ है, सरकार उसे खर्च नहीं कर पा रही है। और इस अभी याद होगा कि टेलीकॉम कंपनियों ने डीओटी के बदले के जरिए सरकार के पास ये सिफारिश भी भेजी थी कि उनके ऊपर जो यूनिवर्सल एक्सेस लेवी की फीस लगाई जाती उसमें कमी कर दी जाए, यानी उनकी लाइसेंस फीस में कमी कर दी जाए। हमें याद होगा कि टेलीकॉम कंपनियों पर ये लेवी या ये स्पेशल सेस इसलिए लगाया जाता है ताकि ग्रामीण इलाकों में मोबाइल सेवाएं और दूरसंचार सेवाएं पहुंचाई जा सके। दूसरा एक उच्चतर शिक्षा कोष का सेस है, वो भी नॉन ऑपरेशनलाइज है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो भी उसका भी संचालन और उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि सीएजी और वित्त आयोग और राज्य सरकारें लगातार एक कहती रही हैं कि पिछले एक दशक में पिछले करीब 7-8 सालों में भारत में केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स के पैरेलल सेस लगाने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है, और केंद्र सरकार एक बड़ा हिस्सा सेस के तौर पर जुटाती है और वो सेस राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता। सर, इस रिपोर्ट से राज्य जो तर्क लगातार दे रहे हैं कि सेस में उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए या जीएसटी के कंपनसेशन खत्म होने का इसका दबाव और ज़्यादा था, उस तर्क को कितनी ताकत मिलेगी? राज्य सरकार के वित्त आयोग ने भी 14वें वित्त आयोग ने भी ये बात कही थी कि जो केंद्र सरकार के टैक्स में राज्यों का हिस्सा मिलता है, जो कि करीब 42% के आसपास है। 15वें वित्त आयोग ने भी कहा था, जो 15वें वित्त आयोग ने इसी फार्मूले को 14वें वित्त आयोग के इसी फार्मूले को जारी रखा था 42% के हिस्से को। इसमें सेस और सरचार्ज शामिल नहीं है। अब जबकि जीएसटी का कंपनसेशन खत्म हो चुका है, सरकार ने जीएसटी से राज्यों को मिलने वाला कंपनसेशन तो बंद कर दिया है कि जीएसटी का कंपनसेशन सेस अभी भी जारी है और वो लगा रहेगा, क्योंकि सरकार का कहना था कि उसने कोविड के दौरान राज्य सरकारों को जो जीएसटी में उनका हिस्सा दिया था, जिस पर काफ़ी मची थी, काफ़ी तकरार हुई थी, हमें याद होगा काफ़ी खींचतान हुई थी, जीएसटी काउंसिल में अदालत तक राज्य सरकारें गई थी। उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों से कर्ज लिया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए वो सेस तो जारी रहेगा, पर राज्यों को मिलने वाला कंपनसेशन खत्म हो गया है इस साल से। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि केंद्र सरकार अपना एक बड़ा हिस्सा राजस्व का सेस के जरिए उगा रही, तो राज्य सरकारों का कहना है कि उस सेस, अगर सरकार उतना ही टैक्स लगाना चाहती तो उसे सेंट्रल पूल में शामिल किया जाए और उस पूल के हिस्से के तौर पर राज्यों को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। पर जैसा अक्सर वित्तीय व्यवस्था में कहा जाता है कि सेस यानी उपकर अच्छे टैक्स नहीं है। सेस और सरचार्ज ऐसे छद्म टैक्स हैं जिन्हें नहीं लगाया जाना चाहिए। स्वस्थ टैक्स व्यवस्था में स्पष्ट टैक्स की दर ही बेहतर टैक्स सिस्टम है। पर अब इस बार के बजट में से पहले सेस को लेकर तरह तरह के सेस को लेकर बहस एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। क्या केंद्र सरकार इस बार बजट में सेस के ढांचे में कुछ बदलाव करेगी, या फिर अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कोई एक और नया सेस इस बजट में आएगा? क्योंकि अब हमने पिछले 5-6 बजटों में घूम कर कुछ ना कुछ नए सेस जरूर आते हुए देखे। ये बात हमें फरवरी में पता चलेगी। अब खबरें बजट 2023 से जुड़ी। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि इस बार के बजट में एनपीएस पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाए और इस टैक्स छूट को 80C से हटाकर 80 CCD में रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनपीएस से प्रेरित होकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। मौजूदा एनपीएस खरीदारों को टैक्स छूट मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की जाए। सर, और क्या सिफारिशें हैं पीएफआरडीए की? पीएफआरडीए लगातार पेंशन को लेकर अब सक्रिय दिख रहा है बजट से पहले, और हमने पिछले 2 हफ्तों में पेंशन को लेकर और पेंशन से जुड़ी टैक्स रियायतों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ पहुंचती हुई तमाम सिफारिशें देखी, जिसमें पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक और सिफारिश है। इस सिफारिश को इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि पीएफआरडीए ने यह भी संकेत दिया है कि वो एक बड़ी डेडिकेटेड रिटर्न वाली पेंशन स्कीम भी लाने वाला है, जिसमें कि आपको एक कमिटेड रिटर्न मिलेगा। जो महत्वपूर्ण बदलाव जिसकी सिफारिश की है, वो सिफारिश सरकार को टैक्स में नुकसान कराएगी,
क्योंकि बड़ी सिफारिश है। पीएफआरडीए ने कहा है कि इनकम टैक्स की धारा 80CC1B के तहत, 80CCD1B के तहत अभी अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको 50,000 रुपये की तक के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स का लाभ मिलता है। इसके अलावा 80C जो बचतों को प्रोत्साहित करने वाली धारा है और जिसमें थोड़ा आपके खर्च भी शामिल हो जाते हैं एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई पर, उसमें 1.5 लाख रुपए की छूट अलग से मिलती है। तो अगर कोई एनपीएस में पैसा रखता है और 1.5 लाख रुपए और बचाता है, 2 लाख रुपए की छूट हो जाती है। अब इसे बढ़ाकर अगर 50,000 और बढ़ाया जाता है एनपीएस पे तो ये छूट 3 लाख रुपए हो जाएगी। और पीएफआरडीए का कहना है कि पेंशन में लोगों को निवेश प्रोत्साहित करने के लिए ये बढ़ोतरी की जानी चाहिए। सरकार ने अभी तक पिछले बजटों में बचतों को लेकर कोई बड़ा प्रोत्साहन नहीं दिया। मतलब आमतौर पर अगर आप देखें शुभम, तो बचतें सरकार के बजट प्रोत्साहन के पूरे दायरे से बाहर हो गई हैं। लगातार हम देख रहे हैं 80C की सीमा लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई है। तो अगर सरकार बचतों में कोई को प्रोत्साहन देना चाहती है तो पेंशन में बढ़ोतरी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा पीएफआरडीए ने यह भी कहा है कि पेंशन के जो इन्वेस्टमेंट हैं उनके कैपिटल गेंस के ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा बदलाव किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि एनपीएस सब्सक्राइबर को कैपिटल गेंस का वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कई सारे मामलों में मिलता है। अब निगाहें बजट के ऊपर होंगी कि क्या वित्त मंत्री पेंशन को प्रोत्साहन देंगी इस बार बजट में टैक्स रियायतों के साथ। केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनियों यानी सीपीएसई में कोरोना काल से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले जितने कर्मचारी थे, अब उनका आंकड़ा उससे भी ऊपर पहुंच गया, यानी कि उससे ज्यादा लोग अब कॉन्ट्रैक्ट पर सीपीएसई में काम कर रहे हैं। सोमवार को वित्त वर्ष 21-22 के लिए सरकार की तरफ से जारी पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे में कहा गया है कि मार्च 2022 तक सीपीएसई में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का आंकड़ा 9.8% बढ़कर 5,24,000 को पार कर गया। यानी कि अब सीपीएसई में 5,24,000 लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अनियमित और डेली वेज पर काम करने वाले कर्मचारियों का आंकड़ा भी बढ़ा है, वो 2.4% बढ़े। कुल 96,690 लोग ऐसे हैं जो अब वहां पर डेली वेज पर काम कर रहे हैं। रेगुलर कर्मचारी, पक्की नौकरी करिए, अच्छी नौकरी करिए, तो वहां पर 1.2% की गिरावट आई है। जी हाँ, अच्छी नौकरियां घटी हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेली वेज लोग बढ़े हैं। सर, ये आंकड़ा रोजगार की क्या तस्वीर बताता है? केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो रोजगार का आंकड़ा निकल कर आया है वो सरकार की तरफ से जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की कोशिशें की जा रही हैं उनका एक दूसरा ही पहलू दिखाता है। केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो कंपनियां हैं जो केंद्र सरकार की सरकारी कंपनियां हैं, जिनमें तेल से लेकर हवाई अड्डे तक और गैस से लेकर खनन तक तमाम फैली हुई कंपनियां हैं। 200-225 के आसपास सक्रिय कंपनियां हैं। ये कंपनियां दो तरह से लोगों को अपने नौकरियों पर रखती हैं, कर्मचारियों को रखती हैं। एक को ऑन रोल कहा जाता है। ऑन रोल मतलब वो कर्मचारी जिनको नियमित तनख्वाह मिलती है, इसमें मैनेजरियल स्टाफ, सुपरवाइजरी स्टाफ और जो कर्मचारी होते हैं। जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा ऑफ रोल कर्मचारियों का है। ऑफ रोल कर्मचारियों का जिनका आंकड़ा आपको शुभम ने बताया, उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्से कैजुअल डेली वेजेस वर्कर के हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के हैं जिनको 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। शुभम, मौजूदा परिस्थिति ये है कि इस समय 42% कर्मचारी केंद्रीय पब्लिक सेक्टर कंपनियों में ऑफ रोल कर्मचारी हैं। आम लोग, अगर आप 100 कर्मचारी हैं तो उसमें 40 ऐसे हैं जिनके जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, औपचारिक जॉब में नहीं। ये परिस्थिति औपचारिक रोजगारों की सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर है। नंबर आपको शुभम ने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ी, करीब 5 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, ठेके पर रखे जाने वाले श्रमिक हैं। बहुत बड़ा नंबर है 5 लाख केंद्र सरकार की कर्मचारियों में। और डेली वर्कर्स तो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे या किसी परियोजना पे लिए जाते हैं और हटाए जाते हैं। बट अगर आप ये माने कि ये फ्लोटिंग वर्कफोर्स है 1 लाख लोगों का, तो 5 लाख लोग लगभग 8 लाख लोगों की तुलना में 5 लाख लोग कॉन्ट्रैक्ट पर और अनुबंध पर रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑन रोल एम्प्लॉयमेंट है, जो रोल पर या जिनको नियमित वेतन मिलता है, जिनके वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, ये बिजली और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी जैसे बैंक और बाकी सेवाएं हैं, इन 2 जगह पर सबसे ज़्यादा दिखते हैं। इन्हीं में स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का रेशियो भी 79% है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, इन सारे क्षेत्रों में ऑफ रोल कर्मचारियों की संख्या काफ़ी बड़ी है। सर, भारत में सरकारें एक तरफ बेरोजगारी चरम पर है, हमें पता है। सरकारें ये दिखाती हैं कि हाँ वो रोजगार देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अगर ये पता चलता है कि सरकारी खुद अपनी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरियां कम हो रही हैं, ये कितनी बड़ी चिंता होनी चाहिए?
यही सबसे बड़ा दर्द है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अच्छी नौकरियां ही नहीं और उनमें भी अच्छी नौकरियां तो बिल्कुल नहीं। औपचारिक नौकरियों का आकार लगातार सिकुड़ता जा रहा है और इसलिए भारत की बेकारी दर को अगर आप देखें और लोगों की खपत में कमी को देखें तो इसका एक बड़ा असर हमें दिखाई देता है फॉर्मल जॉब्स में। फॉर्मल जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में भी चुनी हुई उद्योगों में ही हैं। करीब 20 या 22 ऐसे उद्योग हैं जिनमें से भी 12 या 13 ऐसे उद्योग हैं जहां पर सबसे ज़्यादा अच्छी फॉर्मल नौकरियां आती हैं। उसमें फॉर्मल नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा स्टार्टअप से आता था, जिसमें इस बार हमने रोजगारों का जबरदस्त कत्लेआम देखा, जबरदस्त संहार देखा। लेकिन सरकारी क्षेत्र में जिसकी जिम्मेदारी है कि अच्छी नौकरियां देकर निजी क्षेत्र को अच्छी नौकरियों के लिए प्रोत्साहित करें, वहां पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे ने बताया है 2016 में कैजुअल कर्मचारियों की संख्या 2.6 लाख थी और 2020 में आज हम देख रहे हैं 5 लाख से ऊपर हो गई, 6 लाख के आसपास हो गई। यानी केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स स्थायी कर्मचारियों की भर्ती कर ही नहीं रही। उन्होंने कामों को धीरे धीरे कैजुअल एम्प्लॉइज की तरफ मोड़ दिया है। राज्य सरकारें भी अनुबंध पे कर्मचारी रख रही हैं और इसलिए आप देखेंगे कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के आंदोलन लगातार चलते रहते हैं। हर राज्य में ऐसा आपको दिखाई देगा कि तदर्थ कर्मचारी हैं, ढाक कर्मचारी हैं, उन्हें नियमित करने की कोशिशें चलती रहती हैं। CND कर्मचारी जो हैं केंद्र सरकार में, उनमें भी अस्थायी भर्तियां चल रही हैं। इनको मल्टीटास्किंग फोर्स कहा जा रहा है और ये औपचारिक नौकरियों के लिए, अच्छी नौकरियों के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। सरकार के पास अपने बजट से तो कम से कम उसे अच्छी और स्थायी नौकरियां क्रिएट करनी ही चाहिए और वो रोजगार तो सृजन होना ही चाहिए उसमें। और इस पर अगर आपको और विस्तार से जानना है, समझना है, इसके सारे आपको एनेक्डोट चाहिए, पुराने नंबर चाहिए, आंकड़े चाहिए, तो आप 33 नंबर का इकोनॉमिकम देखिए, मनी9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें 33वां एपिसोड देखिए जो 7 अगस्त को हमने किया था, जिसका टाइटल है कहाँ गई अच्छी नौकरियां। इस पर आप विस्तार से इस पूरे फेनोमेना को, इस पूरे मुद्दे को समझ पाएंगे। आपके पास और ज़्यादा आंकड़े होंगे, आपके पास और ज़्यादा तर्क होंगे। अगली खबर, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा ग्रुप की कंपनियों और ग्रुप चीफ सुब्रत राय के बैंक और डीमैट खातों को अटैच करने का आदेश दिया है। यह आदेश दरअसल 6.42 करोड़ यानी कि 6 करोड़, 6.5 करोड़ रुपए के आसपास का एक मामला था। उसकी रिकवरी के लिए ये कार्रवाई की गई और उसके बाद ये आदेश दिया गया है। सर, क्या कुछ है इस आदेश में, क्या है इसके मायने? सहारा पर सेबी की बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई का दायरा काफ़ी बड़ा है। हालांकि ये जो मामला है वो 6.42 करोड़ के फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का है। मामला थोड़ा पुराना है। मामला पुराना इस तरह से है कि सेबी ने माना था कि 2008-9 में सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने जो डिवेंचर्स जारी किए थे, उन डिवेंचर्स में नियमों का उल्लंघन किया गया था और जिनसे कोई डिवेंचर दिए गए थे या जिनसे निवेश लिया गया था, उन्हें कंपनी ने सेबी के या नियमों के तहत पूरी जानकारी नहीं दी थी। सेबी का ताज़ा ऑर्डर काफ़ी बड़ा है और शायद सहारा के लिए काफ़ी भारी भी पड़ेगा। रिकवरी प्रोसीडिंग्स के तहत सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, जो कि अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती है, उसे सुब्रत राय, अशोक राय और 3-4 लोगों को मिलाकर इस पूरे घोटाले में, इस पूरे 6.42 करोड़ का जो डिबेंचर की अनियमितता है, इसकी रिकवरी का आदेश दिया है। नोटिस में सेबी ने सभी बैंकों से कहा है कि सभी बैंकों, सभी म्यूचुअल फंड और सारी डिपॉजिटरीज से कहा है कि सहारा इंडिया के रियल एस्टेट और इनसे जुड़े हुए लोगों के अकाउंट से कोई डेबिट नहीं किया जाए, इनमें केवल क्रेडिट परमिट किया जाए, इनसे कोई निकासी नहीं की जाएगी। सेबी ने यह भी कहा है कि सारे बैंक उनके सारे अकाउंट अटैच करेंगे। जितने बैंकों से कहा है सारे अकाउंट, लॉकर और डिफ़ॉल्टर्स सारे अकाउंट अटैच किए जाएंगे। रेगुलेटर ने 6 करोड़ रुपए का जून में, याद होगा कि जून में सेबी ने सहारा इंडिया पर 6 करोड़ रुपए का एक फाइन भी लगाया था, जुर्माना भी लगाया था। चीन में कोरोना से जुड़ी कुछ पाबंदियों के हटने की घोषणा के बाद विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों ही 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड का भाव $85 के करीब है, WTI क्रूड $80 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। चीन ने 8 जनवरी से कोरोना को लेकर लगाई कुछ बड़ी पाबंदियों को हटाने की घोषणा की है। इसके अलावा अमेरिका में क्रूड ऑयल उत्पादक क्षेत्रों में तूफान की वजह से तेल उत्पादक प्रभावित होने की आशंका है। इसने भी कच्चे तेल की कीमतों को सहारा दिया, ऊपर जाने में मदद की। सर, कोरोना की पाबंदियां हटाने के लिए क्या चीन को आपको लगता है मजबूर होना पड़ा? क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले खबरें आ रही थी कि ऐसी आशंका जताई थी 5,000 लोगों की मौतें हो रही हैं, बड़ी संख्या में नंबर आ रहे हैं, लेकिन अब ये पाबंदियों का हटना।
नहीं, मौतें और बीमारियों के नंबर अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अब चीन की अर्थव्यवस्था दोहरी मुश्किल में फंस गई। लंबे समय से कोविड लॉकडाउन चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से ज़ीरो कोविड पॉलिसी के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह सिकुड़ चुकी है, और अब चीन को अपनी अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर को वापस लाने के लिए, क्योंकि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन चीन के लिए बड़ी चुनौती है, उसे वापस लाने के लिए चीन को रिस्क लेना पड़ रहा है। इसलिए जो नए नियम जारी किए गए हैं उसमें जहां एक तरफ चीन की सरकार स्वास्थ्य नियमों पर सख्ती कर रही, तो दूसरी तरफ कारोबारी बाधाओं को हटाकर कामकाज शुरू करा रही, और इसीलिए उसका असर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर और बाकी जगह दिखाई दिया। लेकिन यहाँ से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा रिस्क है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को अपने यहाँ सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इससे फिर वायरस के अगले प्रसार का खतरा है। हालांकि ये संस्करण, जो वायरस का नया संस्करण है, जो वायरस का नया स्ट्रेन है, इसका असर अभी हमें पूरी दुनिया में उतना ज़्यादा बड़ा और उतना व्यापक नहीं दिखाई दे रहा है जितना हमें चीन पर दिख रहा है। चीन से जुड़ी एक और खबर भारत के नजरिए से। भारत से चीन को निर्यात में भारी गिरावट की आशंका है। चीन में कोरोना की वजह से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अक्टूबर तक भारत से निर्यात 37% से ज़्यादा घटा है, और माना जा रहा है कि वित्त वर्ष खत्म होते होते भारत से चीन को निर्यात में 40 से 45% की कमी आ सकती है। 21-22 में भारत से चीन को करीब 21 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात हुआ था। सर, निर्यात का घटना भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी चिंता है? चीन के साथ निर्यात का घटना भारत के लिए इसलिए चुनौती है क्योंकि अगर आप कॉमर्स मिनिस्ट्री का पिछले साल का डेटा देखें तो पिछले 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, 2019-20 को छोड़ दिया जाए जब कोविड का समय था, जब इस साल भारत से चीन को निर्यात में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी भारत में से चीन में निर्यात में गिरावट आई। हमें पता है कि भारत बड़ी संख्या में अपनी बड़ी ज़रूरतों के लिए चीन पर निर्भर है। भारत और चीन के बीच का कारोबार $100 बिलियन के आसपास है, लेकिन भारत का निर्यात भी चीन को होता था। पिछले 6 महीने से इस निर्यात में तेज गिरावट आई। अब यहाँ 2 बड़ी चुनौतियां दिख रही हैं। एक तो चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण और उत्पादन में कमी होने के कारण मांग भी कम हो रही है, इसमें भारत से जाने वाले बहुत सारे सामान और कच्चे माल की मांग गिर रही है। दूसरी चीज़ है कि चीन में छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, जिसके कारण और भी मांग में कमी दिखाई दे रही, और इसका असर भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बढ़ने में दिखाई देगा, क्योंकि भारत का चीन से आयात तेजी से बढ़ा है, पिछले 1 साल में रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समय निर्भरता कई सारे दवाओं की, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बैटरीज और कंपोनेंट्स की, मोबाइल कंपोनेंट्स की बहुत सारी निर्भरताएं चीन पर हैं। तो चीन और भारत के आयात निर्यात की दृष्टि से निर्यात पहले से ही घटा हुआ था। अब ये व्यापार घाटे को, चीन और भारत के बीच व्यापार घाटे में और ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा। 2023 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के आर्थिक मंदी में फंसने की आशंका जताई जा रही है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यानी CERB का कहना है कि 2023 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी की शुरुआत हो जाएगी। दुनिया भर में महंगाई को रोकने के लिए जिस तरह कर्ज महंगा किया जा रहा है, उसकी वजह से मंदी और ज़्यादा गहरी होगी। सर, अगले साल के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को लेकर किस तरह के आकलन सामने आ रहे हैं? अब हमारे पास जब साल ख़त्म होने के करीब हैं, हम आखिरी सप्ताह के करीब हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग एजेंसियों के आकलन लगभग आ चुके हैं। कई सारी बड़ी एजेंसियों ने बता दिया है। 3 बड़े महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनके साथ हम अर्थव्यवस्था के अगले साल के प्रोजेक्शंस को देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में ये माना जा रहा है कि यूरोजोन और UK यानी ब्रिटेन और यूरोजोन पहले से ही मंदी में पहुंच चुके हैं, यानी जब 2023 का सूर्य उगेगा तब तक इस जोन की अर्थव्यवस्थाएं मंदी में प्रवेश कर चुकी होंगी, मंदी में जा चुकी होंगी। चीन में ग्रोथ रिसेशन का खतरा है। ये शब्द आपको अब बार बार अगले साल सुनाई देगा। ग्रोथ रिसेशन और रिसेशन के बीच, रिसेशन के साथ ग्रोथ होगी, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रिसेशन नहीं, पर ग्रोथ रिसेशन होगी, यानी अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेज गिरावट आएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी और ग्रोथ रिसेशन के बीच कहीं खड़ी होगी, पर स्टैगफ्लेशन का खतरा दिखाई दे रहा है। ये माना जा रहा है कि इसमें से कुछ अर्थव्यवस्थाएं अगले साल 2023 तक बॉटम आउट होकर बाहर निकलने की तैयारी शुरू करेंगी। तो ये पहला आकलन जो हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर 2 तरीके के आकलन दिख रहे हैं अगले साल में, कि कई सारी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई अगले साल के मध्य तक पीक आउट हो जाएगी, यानी महंगाई की दर में गिरावट, अगर बढ़ोतरी नहीं होगी तो गिरावट रुकने लगेगी। लेकिन इसके पीछे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि महंगाई मंदी की संभावनाओं के हिसाब से कमोडिटीज़ की कीमतों में उतनी तेज गिरावट नहीं आई है। तो यदि अब चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी की संभावना दिखाई देगी तो कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई को ताकत मिलेगी, पर महंगाई में कमी नहीं होगी। एक लंबी महंगाई में उतरने की तैयारी अगले साल से की जा रही है। महंगाई में पीक आउट तो हो जाएगी, पर महंगाई उस स्थिति में शायद नहीं पहुँचे
जो हमने 2008 से लेकर 2012-13 के बीच में पूरी दुनिया में महंगाई में काफ़ी तेज गिरावट देखी थी और महंगाई का सीमित स्तर देखा था। इसके अलावा इक्विटी मार्केट को लेकर उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी का साल प्रोजेक्ट किया जा रहा है और करेंसीज को लेकर यूएस डॉलर में मजबूती बराबर बने रहने की संभावना है, लेकिन बाकी अर्थव्यवस्थाएं अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर यूएस डॉलर के मुकाबले परफॉर्म करेंगी। पर यूएस डॉलर की मजबूती, अमेरिकी डॉलर की मजबूती तब तक बनी रहेगी जब तक कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया जारी रहती है। अब आज दिन की सबसे बड़ी खबर। त्योहारी सीजन के दौरान अलग अलग सेक्टर्स में दिखी खपत ग्रोथ पिछले कुछ हफ्तों से सुस्त पड़ने लगी है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कपड़ों, पेंट और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में मांग घटी है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की रिपोर्ट कहती है कि महंगाई में हुई बढ़ोतरी और हाल के दिनों में महंगे कर्ज की वजह से बढ़ी लोगों की ईएमआई ने उनकी खर्च क्षमता को घटाया है, जिस वजह से अलग अलग सेक्टर्स में मांग घटी है। सर, उपभोक्ताओं के खर्च में ताजा ट्रेंड क्या बता रहा है? ये बजट से पहले, अर्थव्यवस्था साल के अंत में और अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष के आखिरी 2 तिमाहियों में ये पहली बार, पिछले वर्षों में पहली बार ये फिनोमेना दिख रहा है। 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनकी अपेक्षा के हिसाब से अगर उन्हें देखें तो नवंबर दिसंबर और उसके बाद जनवरी में मांग बेहतर होनी चाहिए थी। शुभम, पहली चीज़ तो ये थी कि इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी कि खरीफ की फसल अच्छी हुई है, खरीफ के धान की बिकवाली के बाद रूरल एरिया से डिमांड निकलना शुरू होगी। वैसा नहीं दिखाई दिया। जिन जिन चीज़ों की मांग में कमी दिखाई दे रही वो विशुद्ध कंजम्पशन के उत्पाद हैं, जिनमें पेंट है, जिनमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जिसमें कपड़े हैं खासतौर पर, जिनकी मांग इस बार नहीं दिखाई दी। यानी ग्रामीण इलाकों से मांग में जो बढ़ोतरी दिखनी थी, अच्छी फसल होने के बाद, खरीफ की फसल की बेहतरी के बाद भी मांग नहीं दिखाई दी। यानी लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने पास पैसा रोक रखा है। दूसरा जो संकेत ये था कि कोविड का असर खत्म हो रहा है, उद्योगों में उत्पादन शुरू हो रहा है, नौकरियां वापस आने की संभावना दिखाई दे रही है। हमने जैसे कई अलग अलग आंकड़े भी देखे जहां वापस नौकरियों की संभावना दिख रही थी, वो परिस्थिति भी नहीं दिखाई दी बाजार में मांग के तौर पर। तीसरा और महत्वपूर्ण और भीतरी सच जो ये कि हमारे पास जो ताजे आंकड़े बचत क्या है, उन्होंने भी हमें बताया कि बैंकों में बचत घट रही है। हमने इकोनॉमिका में विस्तार से इस पर बात की थी और उस बैंकों में गिरती बचत का जो कि कोविड के दौरान काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। कोविड में लोग खर्च नहीं कर रहे थे तो उन्होंने अपने पैसा बैंकों में पार्क किया था, वो बचत। इसके अलावा जो शेयर बाजार से निकाले गए पैसे हैं, खासतौर से शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में जो बिकवाली हो रही है वो भी पैसा निकल रहा है, वो पैसा भी हमें कंजम्पशन में ट्रांसलेट होता नहीं दिख रहा है, हमें मांग के तौर पर सामने आता नहीं दिखाई दे रहा है। तो डिमांड को सपोर्ट करने वाले जो 3 फैक्टर आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बिजी सीजन में, जो व्यस्त मौसम है जो त्योहारों से शुरू होता है और बाद में आखिरी 2 तिमाहियों में भारत की विकास दर को मजबूती और ताकत देता है, वो फैक्टर इस बार दिख नहीं रहे, अनुपस्थित हैं, नदारद हैं। और इसलिए हमें सीधे तौर पर डिस्क्रिशनरी सामान, जिनसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों, चाहे कपड़े हों, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हों, इनकी मांग में हमें तेज गिरावट दिखाई दे रही। अब आप यहाँ से तार जोड़ सकते हैं कि भारत में औद्योगिक उत्पादन का जो पिछला आंकड़ा आया था उसमें वो सारे सेक्टर जो हमारी आपकी उपभोक्ता खपत से जुड़े हुए थे, उनमें सब में हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया था, उनके उत्पादन में गिरावट आई थी। तो ये है ताज़ा तस्वीर जो हमें साल के अंत में खपत के ट्रिगर्स के तौर पर दिखाई देती है, जहां से खपत आने की संभावना थी। सर, खर्च के और खपत, बेरोजगारी के बीच अगर हम रिश्ता देखें, लोगों के खर्च करने की जहां से क्षमता कम हो रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है, कोई रिश्ता बनता दिखता है सीधा? ये दूसरा और दिलचस्प आंकड़ा है। एक तरफ आप लोगों की खपत में गिरावट के आंकड़े देखिए जो अलग अलग एजेंसियों से आते हैं, और दूसरी तरफ मंथ ऑन मंथ या वीक ऑन वीक भारत में बेरोजगारी बढ़ने के आंकड़े देखिए जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी देती है। अभी तक के जो दिसंबर के 3 हफ्तों के आंकड़े, उस हिसाब से भारत में बेरोजगारी दर लगभग 9% के आसपास है। महीना खत्म होने के बाद हमारे पास पूरे महीने के आंकड़े आएंगे और उन आंकड़ों के हिसाब से भारत में बेरोजगारी दर 8.5 से 9% के आसपास रहने वाली। आंकड़ा ये बताता है कि जितनी तेजी से दिसंबर में भी बेरोजगारी दर ऊंची थी, जितनी तेजी से शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, लगभग उसी अनुपात में खपत में गिरावट आ रही है। यानी लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। अब ये एक किस्म का विशेष साइकिल है, इस किस्म का दुष्चक्र है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि कंपनियों के पास मांग नहीं है, व्यापारियों के पास बिक्री नहीं, तो उन्होंने अपने दुकानों पर रखे हुए कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के पास माल नहीं है, तो उन्होंने लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया। और चूंकि लोगों के पास पैसा नहीं, इसलिए खपत
वापस नहीं लौट रही। ये बड़ी चुनौती है जो साल के अंत में हमें 3-4 अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़ों को एक साथ देखने पर दिखाई देती है। इसमें एक तरफ खपत के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े हैं, तीसरी तरफ बेरोजगारी के आंकड़े हैं, जो एक साथ मिलकर हमें ये तस्वीर बनाती दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2022 खत्म होने को है और 2022-23 के दौरान भारत में ग्रोथ को लेकर पहले जो अनुमान थे अब उन सभी में कटौती की जा रही है। कई वैश्विक एजेंसियों का मानना है कि अगले वित्त वर्ष आर्थिक विकास दर सुस्त रह सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अधिकतर एजेंसियों ने भारत में 7% से कम आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है और वित्त वर्ष 23-24 के लिए कई एजेंसियों का अनुमान है कि विकास दर 6% से नीचे रहेगी। मूडीज ने तो 5% से भी कम ग्रोथ का आकलन किया है। सर, ये जो आंकड़ा है, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग खर्च कम कर रहे हैं, तीसरी तरफ आर्थिक विकास दर की ये कटौती और चौथा बजट, इन चारों को अगर एक तरह रख के देखें तो क्या तस्वीर बनती दिखती है आपको? ये आंकड़ा हमारे लिए ध्यान से देखना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये साल तो गया, इस साल की आखिरी तिमाहियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले साल का आकलन सबसे महत्वपूर्ण है और अगले साल भारत में शायद लंबे समय के बाद भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% से नीचे बल्कि 5% के आसपास आने की भी संभावना दिखाई दे रही और यहां से वित्त मंत्री के बजट के लिए बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती। शुभम, हम कुछ भी बातें करें, कोई भी खर्ची और निवेश की बात करें, अल्टीमेटली बजट लोगों का होता है। बजट का पूरा मकसद ये होता है कि वो लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छोड़े ताकि वो निवेश और खर्च कर सकें। भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारें डिमांड नहीं लाती, डिमांड लोग लाते हैं। 135 करोड़ की आबादी है जिसमें 60% जीडीपी लोगों की खपत से आता है और ये बजट जब संसद में प्रवेश में प्रस्तुत किया जा रहा होगा तब भारतीय अर्थव्यवस्था में तिमाही आधार पर आर्थिक विकास दर पिछले 5-6 साल के न्यूनतम स्तर पर होगी, डिमांड गिरी हुई होगी और कंपनियां कीमतें बढ़ा रही होंगी अपने मार्जिन्स को कवर करने के लिए। बजट जिस छाया में आ रहा है वो अगले साल का बजट मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसके बाद फिर चुनाव होगा। इस स्थिति में बजट में वित्त मंत्री को ऐसा कुछ जरूर करना होगा जिससे कि अगले साल के बजट के बाद लोगों के हाथ में थोड़ी ज़्यादा पूंजी पहुंच सके खर्च करने के लिए। और ऐसा करना उनके लिए ज़रूरी नहीं, अनिवार्य इसलिए भी होने वाला है क्योंकि जिस तरीके की आर्थिक विकास दर के आकलन हमें अगले साल के मिल रहे हैं उसका असर हमें केंद्र सरकार के राजस्व पर भी दिखाई देगा और इसीलिए सरकार को सब्सिडी में कटौती और बहुत सारे और उपाय भी करने पड़ेंगे आने वाली बजट में। सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर तिमाही तक सरकार का कुल कर्ज 147 लाख करोड़ के पार निकल गया है। जून तिमाही में ये 145.72 लाख करोड़ के करीब था। सर, बजट से पहले ये कितनी बड़ी चुनौती है? कर्ज का आंकड़ा जीडीपी के मुकाबले 80% से ऊपर निकल चुका और हमें आईएमएफ की ताज़ी चेतावनी है, बाकी एजेंसियों की भी ताज़ी चेतावनी पर ध्यान देखना चाहिए और कई सारे और भी विशेषज्ञ सरकार के भीतर एक कह रहे हैं कि अब सरकार के पास को राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना पड़ेगा क्योंकि कर्ज की एक बड़ी सीमा है और इस साल हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल केंद्र सरकार का कर्ज नहीं चुभा में अगले साल राज्य सरकारों के कर्ज में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी क्योंकि राज्य सरकारों को जो कुशन मिलता था पिछले साल केंद्र सरकार से जीएसटी में नुकसान का, वो नुकसान का कुशन भी खत्म हो चुका है। अगर आर्थिक विकास दर में गिरावट आती तो केंद्र के राजस्व में ही कमी नहीं होती, राज्यों का राजस्व भी गिरता है। राज्य सरकारों को फिर और ज़्यादा कर्ज लेने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा और वो भी उस परिस्थिति में जबकि ब्याज दरें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही हैं केंद्र और राज्य सरकारों के लिए। तो जितना बजट का संतुलन बिगड़ेगा, हाथ से बेहाथ होगा, उतना राजकोषीय दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था में पड़ेगा और हमें पता है कि अगर राजकोषीय दबाव बढ़ता है तो उसका असर हमें शेयर बाजार और रुपए की कीमत पर जरूर दिखाई देता है। वर्ष 2023 के दौरान शेयर बाजार को लेकर अलग अलग एजेंसियों की तरफ से अनुमान जारी किए गए। आईआईएफएल सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि शेयर बाजार बढ़ेगा, जबकि सिटी ग्रुप ने बाजार में गिरावट का अनुमान लगाया है। नोमुरा ने बाजार के दायरे में कारोबार करने का अनुमान लगाया है। सर, किस तरीके की परिस्थिति बनती देख रहे हैं आप शेयर बाजार? अनुमान हमारे सामने निफ्टी के हैं, आईएफएल सिक्योरिटीज, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और नोमुरा, इनके अनुमान हैं। अगर आप इन अनुमानों का एवरेज निकाल के देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगले साल आप बहुत संभल कर बाजार में रहें क्योंकि बाजार में जो मैक्रो या जो व्यापक अर्थव्यवस्था के संकेतक हैं वो बाजार को एक दूसरी दिशा में खींच रहे होंगे, लोगों की उम्मीदें और होप्स दूसरी दिशा में खींच रहे होंगे। बाजार में अगला साल 2022 की तुलना में 2023 काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाला है ऐसा लगता है और दोनों तरफ बाजार के मूवमेंट दिखाई देंगे। इसलिए अगर आप बाजार में निवेशक हैं तो अगली बार संभल कर ध्यान से, क्योंकि मंदी, महंगाई और इसके साथ कई सारी और चुनौतियां भारतीय शेयर बाजार के सर पर अगले साल थोड़ी ज़्यादा विकट इस परिस्थिति में सामने आएंगी।
अगर शेयर बाजार की परिस्थिति दायरे में रहेगी, अगर अंशुमान जी ऐसा कह रहे हैं कि अनुमान ऐसा है कि अगर आप एवरेज देखें तो वाकई वो उम्मीदों के और आपकी एक तरफ निवेश के बीच खिंचा हुआ सा साल होगा। अगर आपके मन में शेयर बाजार से जुड़े कोई भी सवाल है, अगर आपको लगता है कि हाँ शेयर बाजार में मुझे इस बाजार में भी मुनाफा बनाना है, मैंने जो शेयर खरीद रखे हैं वो अच्छे हैं या नहीं, मेरा पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं, आपके इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आ रहा है हेलो मनी 9। कल से शुरुआत हो रही है हेलो मनी 9 की, जहां आप अपने तमाम सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। कल पहला शो है हेलो मनी 9 का, स्टॉक मार्केट का शो है। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है जहां आप अपने सवाल भेज सकते हैं, ईमेल आईडी है जहां पर लिखकर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, मनी सेंट्रल के इस शो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। सवाल पूरा लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, नाम लिखिए, उम्र लिखिए, शहर का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, जिससे कि मनी 9 की टीम आपसे कांटेक्ट कर सके, आपके सवाल को समझ सके और देश के नामचीन एक्सपर्ट से आपके उन सवालों के जवाब बटोर सके, आपको दिला सके। दुविधा कोई भी हो, कल स्टॉक मार्केट का शो है, फिर म्यूचुअल फंड का शो है, फिर वित्तीय प्लानिंग आपको करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, वो भी आपको हम कराएंगे। हेलो मनी 9 के साथ जुड़ने के यही संपर्क सूत्र रहेंगे। इस ईमेल आईडी को और व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में दर्ज कर लीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल हो, शेयर बाजार से जुड़ा, म्यूचुअल फंड से जुड़ा, बीमा से जुड़ा, बचत से जुड़ा, निवेश से जुड़ा, तो आप मनी 9 को भेज दीजिए। जिस दिन जिसका दिन होगा, जो एक्सपर्ट हमारे साथ होगा, मनी 9 की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके सवालों के दिलाएगी जवाब। यह था हमारा आज का मनी सेंट्रल। चलते चलते रैपिड फायर यानी कि मनी सेंट्रल झटपट। गेहूं की महंगाई को कम करने के लिए सरकार जनवरी के दौरान सरकारी स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो OMSS यानी ओपन मार्केट सेल की योजना के जरिए मिलों और अन्य बड़े खरीदारों को जनवरी में करीब 20 लाख टन गेहूं सरकारी स्टॉक से बेचा जा सकता है। हालांकि 1 दिसंबर तक सरकारी स्टॉक में 190 लाख टन गेहूं ही दर्ज किया गया। ऐसे में सरकार खुले बाजार में गेहूं की बहुत ज़्यादा सप्लाई कर पाएगी, ऐसी संभावना कम है। हाल ही के दिनों में टेलीकॉम सेवाओं की क्वालिटी में आई गिरावट को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को तलब किया है। माना जा रहा है टेलीकॉम कंपनियों के साथ दूरसंचार विभाग की बैठक 28 दिसंबर को होगी, जिस बैठक में चर्चा आपकी कॉल्स की क्वालिटी को लेकर होगी। एक और खबर, एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने शेयर होल्डर से कंपनी के चेयरमैन अजय सिंह को एक बार फिर से डायरेक्टर नियुक्त करने पर सहमति दे दी है। अजय सिंह पहली बार 2004 में स्पाइसजेट के निदेशक चुने गए थे। 2010 में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। बाद में 2015 में अजय सिंह को स्पाइसजेट का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। फिलहाल वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर नियुक्त हैं। सर, कोई टिप्पणी? इस झटपट खबरों में एक महत्वपूर्ण बात हमें टेलीकॉम सेक्टर से दिखाई दे रही है। हो सकता है आप ये महसूस कर रहे हों, अगर आप प्रमुख महानगरों में रहते हैं, कि आपकी मोबाइल सेवा की क्वालिटी में गिरावट आ रही है। और ये गिरावट इस वजह से आ रही है क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां 4G के साथ 5G नेटवर्क को इम्प्लीमेंट कर रही हैं और कई जगह कॉल ड्रॉप्स, कई जगह सिग्नल ड्रॉप्स, कई जगह नेटवर्क ज़ीरो नेटवर्क एरिया आ रहे हैं। और इसे लेकर जो शिकायतें पहुंची हैं दूरसंचार विभाग के पास, इसलिए उसने टेलीकॉम कंपनियों को तलब किया है कि ऐसा ना हो कि 5G नेटवर्क देने के चक्कर में आपकी 4G सेवा का भी चौपट हो जाए। भारत में एक लंबा वक्त रहा है जब भारत के लोगों ने टेलीकॉम सेवाओं की बहुत बुरी बदतर स्थिति देखी और कॉल ड्रॉप्स देखें। ये बैठक महत्वपूर्ण रहेगी। इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है, कंपनियाँ क्या तर्क देती हैं, हमें सूचना लेकर, जानकारी लेकर मनी सेंट्रल में आपके पास आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का